नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान के निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का पाठन किया। आज ही के दिन 1949 को भारत के लोगों ने भारत के संविधान को आत्मर्पित किया था। राज्यपाल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान के सभी निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी समस्त शक्तियों का स्रोत भी है। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में देश के अनेक महामनीषियों के परिश्रम और महान विचारों की व्याप्तता है। एक लोक कल्याणकारी संविधान की मजबूत संरचना संभव हुई थी। राज्यपाल ने कहा कि संविधान दिवस हम सबके लिए भारत के संविधान में निहित सच्चे आदर्शों, सुदृढ़ सिद्धांतों और पवित्र कर्तव्यों के बोध को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसकी रोशनी में हमारा राष्ट्र और नागरिक भारत के स्वर्णिम भविष्य की संरचना कर रहे हैं। आज भारत के संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान भारत की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस संविधान दिवस पर हम सभी एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। जय हिंद। आज भारत के संविधान दिवस। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर प्रयास अकेडमी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें संविधान पर चर्चा की गई। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर महीने से लेकर जनवरी तक कई ऐसे दिवस आते हैं जिनको पूरा देश धूमधाम के साथ मनाता है, लेकिन वही 26 नवंबर का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारा संविधान भारत में लागू किया गया था। इस दिवस को कोई भी नहीं मनाता है बल्कि 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं डॉक्टर अनिल कुमार दीक्षित ने भी इस मौके पर अपने विचार रखते हुए कहा कि संविधान के बिना हमारा देश नहीं चल सकता। असल में आपने गौर किया होगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे अच्छे अच्छे उत्सव, महोत्सव, व्रत, उपवास के आते हैं और उसके साथ साथ बीच में एक 26 जनवरी कानून दिवस है, संविधान दिवस के रूप में आता है, बड़े आराम से निकल जाता है। आप प्रोफेसर हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में लॉ के, मैं भी लॉ में पीएचडी हूँ, संविधान की किताबें लिखा, संविधान पढ़ाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ बिना चर्चा परिचर्चा के इस दिवस की मान्यता, महत्ता और इसके स्वरूप की व्याख्या किए बगैर अगर ये जाता है तो बड़ी हानि होगी समाज की। तो हम जैसे थोड़े समझदार कह लें, पढ़े लिखे, जो इस विषय से में युक्त हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को भी समझाया जाए। ये सब सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी हैं और मैं सिविल सर्विसेज का टीचर हूँ और संविधान इनकी अनिवार्य पक्ष है और संविधान सबको जानना चाहिए। तो आज के दिन के नाते मैं ये मानता हूँ कि इसको सभी को समझना चाहिए। आप भी राइट टू, जो हमारा फ्रीडम है, जो बोलने का अधिकार है और जो आपका पूछने का अधिकार देख रहे हैं ना, ये सब इसी संविधान ने दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता भी आप जाएंगे तो आर्टिकल 19(1)A में है, जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं। तो संविधान की इतनी महत्ता है, इतनी बड़ी व्याख्या है, इतना बड़ा स्वरूप है, इतना बड़ा विहंगम दृश्य है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक संविधान से बंधा है और देश को एकजुटता के साथ, जिसको कहें एक पुंज में बांध के अगर कोई रखा है तो वो संविधान है। तो इंडियन डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी जो है लोकशाही प्रजातंत्र देश है और संविधान का महत्व हम इसी बात से जान समझ सकते हैं कि आप चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, सड़क से लेके पार्लियामेंट तक हर व्यक्ति इस बात पर एकमत है कि देश संविधान से चलेगा। तो अब हम संविधान के 75वें वर्ष में जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो अब ये नई जनरेशन की, क्योंकि हम अगर देखें विश्व में तो सबसे नई जो युवा शक्ति के रूप में जो देश जो विकसित हुआ है, तो अब ये युवा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो संविधान की जो गरिमा है,
ये हम इसको कैसे बनाए रखें और लोकतंत्र में हम इसकी उपयोगिता को कैसे बनाए रखें। और यही चीज़ एज अ शिक्षक के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों के मन में संविधान के प्रति श्रद्धा और हमेशा आतुरता का भाव बनाकर रखें, ताकि देश में लोकतंत्र बरकरार रहे और हम इसी की छाया में हम विश्व में हम एक जो विश्व गुरु की जो हम जो परिकल्पना करते हैं उसको हम प्राप्त करने में हम सक्षम हो सकें। मैंने मिरांडा हाउस से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है, तो पॉल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन की वजह से हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मेरा कोर्स है रिलेटेड ही इसी सब चीज़ों से है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या संदेश देंगे? मैं संदेश लोगों को ये देना चाहती हूँ कि इस दिन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हालांकि रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे सब के तिरंगे निकल आते हैं, मगर लोगों को ये पहचान होनी चाहिए या ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो संविधान है, ये जो हमारे राइट्स हैं, ये जितने भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, ये सब आ कहाँ से रहा है, इसका स्रोत क्या है। तो मुझे अफसोस होता है ये जानकर कि बहुत सारे लोगों को इस दिन के बारे में जानकारी नहीं है कि आज का ये वो दिन था जब हमारा संविधान, जिसको हम सैक्रोसैंक्टम बोलते हैं इंडियन स्टेट का, तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस दिन को और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से सरकार को भी और प्रमोट करना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसे महोत्सव या उत्सव करने चाहिए ताकि लोगों को जानकारी हो। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में प्रतिभाग कर विधायक निधि द्वारा टीन शेड एवं टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वे यहां आज गोरखा समाज के वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे हैं। गोरखा समाज का इतिहास वीरता का है। गोरखा कौम एक बहादुर कौम है। आज ऑल इंडिया गोरखा एसेसमेंट एसोसिएशन के नवनिर्मित फाउंडेक्स का लोकार्पण करने का यहाँ पहुंचा हूँ। आप इतिहास देखें, गोरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। जनरल मलिक शाह ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है, क्योंकि ये संस्था एक्सेसन की वेलफेयर के लिए काम करती है और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा इनसे विशेष लगाव है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ और लगातार 3 बार से मैं यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और इस अवसर पर मैं आज, क्योंकि इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर है, पूरे देश से जितने इस गोरखा समाज से जुड़े हैं सैनिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि सैनिकों के हित में, समाज के हित में, देश के हित में वो बेहतर होगा, उसको हम करेंगे, ये भरोसा है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब परिवहन विभाग भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि राजधानी देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया था, जिसके बाद से लगातार परिवहन विभाग डीजल वाले पुराने टेम्पो और ऑटो पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि RTO की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजधानी देहरादून के अंदर जो भी पुराने विक्रम और ऑटो चल रहे हैं जो डीजल हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे विक्रम व ऑटो चालकों के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली है। यदि वे अपने ऑटो और विक्रम को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदते हैं तो उनको सरकार 50% सब्सिडी देगी। इसके लिए जो निर्धारित तिथि तय है 31 दिसंबर तय की गई है। देखिए, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्राइवेट वाहनों का ये संचालन को एक नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने परमिट ओपन किए हुए हैं। और प्रदूषण को देखते हुए, जैसे पिछली बार आपको पता है देहरादून के अंदर अप्रत्याशित रूप से AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो शहरी क्षेत्र में जो देहरादून के विक्रम हैं या ऐसे डीजल के वाहन हैं, सिटी बसेस, उनको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने उनको 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनके जो जिस रूट पर संचालित हो रहे हैं उस रूट का परमिट भी दिया जाएगा और 31/12 तक उनको अप्लाई करने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा हम लोग बाहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के जो ऑटो हैं उनके परमिट दे रहे हैं ताकि बाहरी क्षेत्र से लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों ने पूरे उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पिछले एक महीने की बात करें तो सड़क हादसों में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। वहीं अब परिवहन विभाग हादसों को लेकर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा की माने तो उनका कहना है कि हमारी राजधानी देहरादून में 5 टीम और हरिद्वार में 3 टीम चेकिंग अभियान पर लगी हुई हैं, जो 24 घंटे चेकिंग कर रही हैं और खासकर देर रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सीधा जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम लगातार जागरूकता अभियान के रूप में तमाम स्कूलों कॉलेजों में भी गोष्ठी कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे देहरादून संभाग के अंदर मेनली शहरी क्षेत्र है जैसे देहरादून और हरिद्वार, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में सड़क हादसे हो रहे हैं और इसको लेकर परिवहन विभाग बहुत ज़्यादा गंभीर है और परिवहन विभाग ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो इन्फोर्समेंट, वो भी ऐसे समय में जबकि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है या ऐसे समय में जब तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने की स्थिति या बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। उसको देखते हुए जो हमारी 5 इन्फोर्समेंट टीम्स हैं देहरादून के अंदर और 3 इन्फोर्समेंट टीम है हरिद्वार शहर के अंदर, उनके द्वारा दिन में और रात में लगातार चेकिंग करी जा रही है। हम लोगों ने टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है। हमारी 3 टीम दिन में चेकिंग करती है और 2 टीम रात में चेकिंग करती है और हमारे द्वारा विशेष तौर पर अल्कोहल की टेस्टिंग की जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल पीकर या किसी नशे की हालत में वाहन चला रहा है तो उसको तुरंत जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कुछ कम उम्र के जो लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा रात के समय पर काफ़ी रात हो जाती है तो उसके समय पर वाहन संचालन किया जाता है और खाली सड़क को देखते हुए तेज़ भगाने का प्रयास किया जाता है। हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट या किसी कॉलेज का जो पढ़ते हैं, उनका अगर रास्ते में जाते हुए मिलेंगे तो उनको रोका जाएगा, उनके फ़ोन से उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या उनकी जानकारी में है कि उनके बच्चे रात में सड़क पर जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के किया जाएगा तो उनके कागज चेक करने के पश्चात उन पर कार्रवाई करी जाएगी और ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं वो नशे की हालत में नहीं है। हमारे द्वारा चेतावनियां भी दी जा रही हैं। साथ में ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए सारे स्कूल्स को, हमारे कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए जा रहे हैं कि इस पर नियंत्रण रखें कि उनके हॉस्टल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे रात के वक्त तेज वाहन चलाते या फिर किसी ऐसी स्थिति। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद व दून विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से 19वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन दून विश्वविद्यालय में 28 से 30 नवंबर तक होगा। यूकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने बताया कि इस वर्ष राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन की थीम उत्तराखंड के संदर्भ में जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। यह थीम हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थायी संसाधन प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रगति के एकीकरण पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा, व्याख्यान और विचार मंथन सत्रों के द्वारा प्रतिभागियों को एक साझा और सशक्त मंच प्रदान किया जाता है। देखिए, मकसद है कि आम जन को साइंस, टेक्नोलॉजी, नवाचार से जोड़ा जाए, वो जुड़ें, लाभ हो और राज्य आगे बढ़े, क्योंकि अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित होता है तो राज्य का लाभ होता है। किसी भी रूप में इससे लाभान्वित हमारा राज्य होता है, देश होता है। इसके लिए इसका आयोजन है और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में शोधार्थी जितने हैं, रिसर्चर्स हैं, नई नई विधाओं में जो काम करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, वो जब आते हैं तो उनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ वो बातचीत करते हैं। अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं जो देश भर से आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं, सारे इंतज़ाम करते हैं और उनको ये मौका देते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें, अलग अलग रिसर्च पेपर्स अपने पढ़ें। तो ये एक माध्यम है जिसके द्वारा राज्य को गतिशील साइंस टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है। और 28 से 30 तारीख तक इसका आयोजन है नवंबर में और दून विश्वविद्यालय के सहयोग से दून विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जा रहा है।
देश भर में 75वां भारतीय संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान दिया है वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय में जो लोग हाथ में संविधान लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे उन्होंने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उनका स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उसके लिए पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड की फोर्स वेल ट्रेन है और अब क्राइम नेटवर्क और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सभी अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। जो उस पर कार्रवाई चल रही है उसकी समीक्षा पहले मैं कर लूँ, फिर मैं बेहतर आप पे चर्चा करूंगा। ये चीज मेरे संज्ञान में है, ये संज्ञान में है, बट नेचुरली उस पर क्या शासन और प्रशासन का क्या उस पर अभी तक जो भी कार्रवाई है और आगे किस तरह ले जा रहे हैं वो समझने पे बात कर सके। और इसमें उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है, बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की ज़रूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है और जो भी उसके लिए ज़रूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नज़र है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी। आप लोग के साथ थॉट्स हैं और बाकी आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। उत्तराखंड में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर माह में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रही है। नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहाँ बारिश या बर्फ़बारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से ये सब चीज़ें सेटल होती है तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा, लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है ये सब नॉर्मल के आसपास है और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की भी चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावनाएं नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, लेकिन बारिश की उसमें भी संभावना अभी उत्तराखंड में नहीं दिख रही है। तो इसी तरह की सिचुएशन है। ओवरऑल अगर देखें अभी तक का सीज़न का तो -90% है डेफिशिएंसी रेनफॉल की हमारी जो है, उसमें करीब जो है 36 mm के आसपास नॉर्मल होना चाहिए इस समय तक। जो हमारा सीज़न 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का शुरू होता है तो उसका एज ऑन डेट तक का जो नॉर्मल रेन है वो 36 mm के आसपास होनी चाहिए, लेकिन हमको जो मिली अभी तक केवल 5 mm के आसपास मिली है, तो -90% अभी डेफिशिएंसी है। तो आगे अभी वीक भर या 10 डेज भी बात करें तो लग नहीं रहा कि कोई वेदर एक्टिविटी या बारिश या बर्फबारी हाई रिचेज में वो मिलने की संभावना भी नहीं है। तो इसी तरह का दिख रहा है, तो आगे अपडेट जो होगा तो बताएंगे। थैंक यू।
विकासनगर एआरटीओ कार्यालय विकासनगर में व्याप्त व्यवस्थाओं और जनसाधारण की सुविधाओं को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एआरटीओ प्रशासन मनीष तिवारी व जनसंघर्ष मोर्चा के साथियों के साथ कार्यालय परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाएं परखी और यातायात ओवर स्पीडिंग व मोटरसाइकिल चालकों के आतंक से जनता को निजात दिलाने की मांग की और सुझाव दिए। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इनमें कॉर्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। करीब 5 माह से जू के रेस्क्यू सेंटर में ये बाघ रखे गए थे, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इनको डिस्प्ले की परमिशन नहीं थी। अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़ों में आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया है। अगर नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहाँ बारिश या बर्फ़बारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए, तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है। और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।